बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के हवाले से, और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे जो पास्ट एमडी कैट के पेपर में आ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट के अंदर इनको इस वीडियो को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जी, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है और इसमें हम बात कर रहे थे एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले हमने देखा कि इस चैप्टर में से जो पास्ट पेपर्स में और पास्ट एमडी कैट के पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आते हैं या बन सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और कार्बन के रिलेटेड भी डिस्कस कर लिए हैं जो एमसीक्यूज़ उन टॉपिक में से आ सकते हैं। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं या लिपिड के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उन वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उधर से जाके तमाम वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, इसको हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो एमडी कैट के एमसीक्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं जी। अगर हम इसके न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ कौन सा है जी, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। ऐसा कंपाउंड जो कम्बिनेशन से बनता है, किसके कम्बिनेशन से, नाइट्रोजन बेस के कम्बिनेशन से और पेंटोज शुगर के। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है, पेंटोज शुगर होती है, और दूसरा क्या होता है इसमें फास्फेट या फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद है हु यूज टेक्निक ऑफ एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आप लोगों को पता है कौन से ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक्स रेज डिफ्रैक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल किया और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। तो ये अगर आपने टॉपिक में से, बुक में से ये टॉपिक पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये जो पहले दो साइंटिस्ट हैं विल्कन और फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, एक्स रे डिफ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए डिटरमन किया था क्या चीज़, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। वास्टन और क्रिक ने, आपको पता है डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। विल्कन और क्रिक, इन दोनों का इकट्ठा काम नहीं है, वास्टन और विल्कन का भी काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है एटीपी इज़ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर इट्स मेजर फंक्शन। अब एटीपी जो है वो एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है अपने मेजर फंक्शन के लिए। कौन सा फंक्शन है जी इसका, एज एन एनर्जी करेंसी फॉर सेल, एज अ कोएंजाइम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल के लिए जो एनर्जी की करेंसी है ना वो क्या है, वो एटीपी है। एटीपी को एंजाइम के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ हुज जीनोम वाज कम्प्लीटली डिस्कवर्ड बाय, या डिस्कवर्ड वाज, सॉरी। अब कौन सा ऐसा जानदार है जिसका पहला जानदार है जिसका जीनोम क्या कर लिया गया था, डिस्कवर कर लिया गया था। ह्यूमन बीइंग्स, तो ये नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी नहीं है। होमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये अगर आप चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे और उसमें येलो बॉक्स मौजूद है, उसके अंदर बताया हुआ है, आई थिंक ये 1995 के अंदर, तब ये होमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो कह लें, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जीनोम है उसको क्या कर लिया था, कम्प्लीटली तौर पे डिस्कवर कर लिया गया था। इसके बाद है एमसीक्यूज 89 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आरएनए। आरएनए के मुतालिक जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है द पेंटोज शुगर इन इट इज राइबोज, ये एक ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है इट कंटेन एडिनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन।
बी ऑप्शन हो गया। और सी ऑप्शन है इट प्रेजेंट इन आर न्यूक्लियाई। डी ऑप्शन है इट में फोल्ड बैक अपॉन इट सेल्फ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अगर इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा गौर करने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आरएनए के अंदर थायामीन मौजूद नहीं होती, बल्कि आरएनए के अंदर क्या मौजूद होता है, यूरासिल मौजूद होता है। इसके अंदर जो शुगर है वो राइबोज शुगर होती है, ये न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है और ये आपस में फोल्ड बैक होके क्या करता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना लेता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? बी ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए। तो एब्सेंट कौन सा कम्बिनेशन है जो डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है? एट, ये ए ऑप्शन है, ये प्रेजेंट होता है। ए यू, तो ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को पता है जो यू है ये आरएनए के अंदर ये ऐसी नाइट्रोजनियस बेस है जो आरएनए के अंदर मौजूद है, डीएनए के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा बगैर दूसरे ऑप्शन देख के आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, करेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि ए और यू का जो कम्बिनेशन है ये डीएनए के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद नहीं होता, बाकी आरएनए के अंदर ये मौजूद होता है। उसके बाद है टू स्टैंड इन डीएनए आर कॉइल टू ईच अदर। ये पहले भी डिस्कस हुआ था पास पेपर का, ये एमसीक्यूज है, एमडी कैट में ये एमसीक्यूज आ चुका है, ये वाला एमसीक्यूज भी आ चुका है और ये वाला एमसीक्यूज भी आ चुका है। इसका क्या है? एंटी पैरेलल। इसका क्या है? एंटी पैरेलल। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डीएनए टू। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट होती हैं, मुंतकिल होती हैं फ्रॉम डीएनए टू अमाइनो एसिड, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्रोमोसोम्स। तो ये मुंतकिल होती हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है आरएनए इज सेंसाइज्ड एंड स्टोर इन। ये भी आप लोगों को पता है, ये भी एमडी कैट के पास पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। इसका ऑप्शन क्या होगा जी? सोच समझ के आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन होगा न्यूक्लियोलस, क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, आरएनए को क्या करता है, सेंसाइज करता है। उसके बाद है जी एमसीक्यूज है 94। मैसेंजर आरएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स वेयर अमाइनो एसिड्स आर अरेंज टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन। ये क्या बात करता है कि मैसेंजर आरएनए कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम की तरफ और वहाँ पे अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज होके वो क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। हेमोग्लोबिन इज आल्सो सच अ प्रोटीन। वो हेमोग्लोबिन भी इस तरह की एक प्रोटीन है विच कंटेन 574 अमाइनो एसिड, जो मुश्तमिल है 574 अमाइनो एसिड के ऊपर। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड शुड बी प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल टू सेंसाइज हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल, कितने न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल होंगे जो इसको सेंसाइज करेंगे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को? अगर ये टॉपिक आपने बुक से पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या मैथमेटिक्स टाइप्स है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि एक अगर प्रोटीन है उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की तादाद है वो 1000 है, तो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने हैं? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड लगे हुए हैं उनके लिए जो न्यूक्लियोटाइड की तादाद है वो कितनी है? 3000 है। तो इसका मतलब हुआ एक अमाइनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड हुए? तो सिंपल सी बात है, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स हुए। ठीक है, तो जब एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इधर हेमोग्लोबिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? हेमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है 574 अमाइनो एसिड हैं, 574 अमाइनो एसिड हैं। 574 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एक के लिए 3 है ना, तो 574 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है मैसेंजर आरएनए ऑफ टोटल सेल आरएनए इज़ अबाउट, ये कितना होता है? 3 to 4%, क्योंकि ये भी सिंपल वैल्यू बताई हुई है बुक के अंदर। 80% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल कंप्राइज ऑफ, ये कौन सा आरएनए होता है? 80%, ये आपको पता ही है, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए इज इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन 20 सेशनल अमाइनो एसिड कोड फॉर फ्रॉम डीएनए टू न्यूक्लियस, कैरी कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, इट ट्रांसमिटेड टू द न्यूक्लियस। तो ये इस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन है कि ये क्या करता है? कैरी करता है कोड को फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स की तरफ। इसके बाद है 98 एमसीक्यूज। 98 एमसीक्यूज क्या है? द परसेंटेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन द सेल, जो आरएनए की परसेंटेज है सेल के अंदर वो कितनी है राइबोसोमल आरएनए की? तो ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, 80% है। वन सिमिलरिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज दैट दे बोथ कंटेन, दोनों के पास क्या होता है?
डीऑक्सीराइबोज तो ये होती है डीएनए में, तो इसका ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थायामीन भी डीएनए के अंदर होती है, आरएनए के अंदर नहीं होती। तो एटीपी इन दोनों के अंदर मौजूद नहीं होता। इनके स्ट्रक्चर की अगर देखा जाए तो दोनों के पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ज़रूर मौजूद होता है। उसके बाद है कॉन्जुगेट मालिक्यूल विच इज़ नॉट आ कॉन्जुगेट मालिक्यूल। तो इनमें कौन सा कॉन्जुगेट मालिक्यूल नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और अब आप लोगों को पता है। पॉलीसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉन्जुगेट मालिक्यूल नहीं है। उसके बाद है मोस्ट सेलुलर सेक्रीशन आर नेचर। अब ये भी बात बुक में लिखी हुई है बाकायदा तौर पे, वाज़ह तौर पे, कि सेल के अंदर जितनी भी सेक्रीशन है वो सारी की सारी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो अगर आपने ये रीड किया तो इंशाल्लाह आप आपके लिए ये चैप्टर जो है, इसके एमसीक्यूज जो हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। कॉन्जुगेट हिस्टोन प्रोटीन आर, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिकली उसमें प्रोटीन की बात की हुई है बुक के अंदर। तो ये स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जो रोल है वो किरदार अदा करती हैं। ना सिर्फ स्ट्रक्चर कराती हैं, रेगुलेटरी ओनली नहीं करवाती, बल्कि स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जो रोल है वो दोनों का क्या करती हैं, ये अदा करते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसको रीड आउट करता हूँ, फिर आपने इसका आंसर करना है। दे आर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, both have role in extra cellular matrix of cell, animal and bacterial cell wall. They are component of biological membrane. Both are produced and secreted by endoplasmic reticulum. तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसके ऊपर गौर करना है, फिर आपने आंसर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस और सिक्रीट नहीं होते। बाकी जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में सही लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट बात है। उसके बाद है विच कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन। तो ये भी अगर आपने टॉपिक कॉन्जुगेट का मॉलिक्यूल का बुक से पढ़ा है तो इसका भी आंसर आप फौरी कर पाएंगे। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोस्टोन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियोस्टोन। उसके बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इन द सेल आर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता है इंटर कन्वर्जन होती रहती है इनकी। तो कभी कैटालिसिस होती रहती है, कभी एनालिसिस होती रहती है, कभी बड़े मालिक्यूल टूटते रहते हैं छोटे में, कभी छोटे मालिक्यूल ज्वाइन होकर बड़ा मालिक्यूल बनाते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द डैश मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। जी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है इसका सेल के अंदर क्या रोल होता है, इनका सेल के मैट्रिक्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर रोल होता है, इंट्रा सेलुलर रोल नहीं होता। ये मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन के तौर पे काम करते हैं। तो इंट्रा सेलुलर इनका किरदार नहीं है, तो बोथ ऑप्शन भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो जी हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट एमसीक्यू जो एमडी कैट में आ सकते हैं या इससे पहले जो आए हुए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाद में इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट अगले चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इस पूरे चैप्टर में से किसी किस्म की भी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।